उसकी आंखें हैरानी से और चौड़ी हो गईं। वो एक बार पेप्सी और सैंडी को देखता तो दूसरी बार अंशा को। तू और कुत्ते बिल्लियों की माँ। अरे तू तो वो है जिसने बचपन में कॉलोनी के सारे कुत्ते बिल्लियों को मुंशी पार्टी वालों से पकड़वा दिया था। अब ये तेरे बच्चे कैसे बन गए? अंशा उसकी शक्ल देखकर खिलखिला पड़ी। देख भाई, ये मेरे ही बच्चे हैं, मैंने इन्हें कहीं से चुराया नहीं। और एक बार हमारी शक्लों पर ध्यान दे, हम लोग ट्विंस लगते हैं, है ना? फिर उसने सैंडी को गोद में उठाया, एक क्यूट पोज बनाया और शोभित से बोली, अब तो मान गया ना कि ये मेरे बच्चे हैं। शोभित ने हंसते हुए पेप्सी को गोद में ले लिया। ठीक है, मान लिया। वैसे मैंने सुना है कि तेरी शादी एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून विक्रांत ओबेरॉय से होने वाली थी। क्या सीन है? विक्रांत का नाम सुनते ही अंशा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने घबराते हुए कहा, तू किस शैतान का नाम ले रहा है? वो इंसान नहीं, आफत है। शोभित को अब शक हुआ। उसने गौर से उसे देखा और पूछा, कहीं तू शादी से भाग तो नहीं आई? अंशा ने सैंडी को शोभित की गोद में थमाया, आंखों में आंसू भरकर बोली, और करती भी क्या? जब होने वाला पति शादी से पहले ही सुहागरात मनाने की बात करे तो दुल्हन तो भागेगी ही ना। शोभित को यह सुनकर धक्का लगा, तो तूने ऐसा आदमी पसंद ही क्यों किया? अंशा ने लंबी सांस लेकर कहा, पसंद मैंने थोड़े किया, वो खुद मेरी जिंदगी में बिना पूछे घुस आया। इतना सुनकर पेप्सी और सैंडी ने अपनी मम्मा को घूरना शुरू कर दिया। उनकी प्यारी मम्मा उनके डैडी की बुराई कैसे कर सकती हैं? पेप्सी ने सैंडी को इशारा करते हुए कहा, सैंडी, ये शोभित हमारे घर की शांति खराब कर रहा है, इसे ठीक करना पड़ेगा। सैंडी ने उसकी बात पर सिर हिलाया और गुस्से में शोभित को घूरते हुए बोला, पेप्सी, हमें उसे हमारी मम्मा से दूर रखना होगा। डैडी को ये सब पता चला तो बवाल हो जाएगा। इस बीच अंशा अपनी ही कहानी सुनाने में लगी थी। सब 1 साल पहले शुरू हुआ। मेरे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में विक्रांत सर चीफ गेस्ट बनकर आए थे और वहीं से मेरी जिंदगी की असली तबाही शुरू हुई। शोभित अब और भी उत्सुक हो गया। क्या तबाही? डिटेल में बता। अंशा ने चाय का एक और घूंट लिया और आसमान की तरफ देखकर कहा, तबाही? वो तो तू सुनकर भी नहीं समझ पाएगा। विक्रांत सर को सिर्फ 2 चीजें पसंद हैं, पावर और मुझे परेशान करना। पेप्सी और सैंडी ने इधर उधर देखना बंद कर दिया। उन्हें महसूस हो गया था कि अब उनकी मम्मा के ड्रामा मोड में जाने का समय आ गया है। अंशा की आंखों के सामने 1 साल पहले की सारी घटनाएं घूमने लगी। कैसे वह विक्रांत जैसे खतरनाक इंसान के चंगुल में फंस गई थी। फ्लैशबैक। मुंबई के एक कॉलेज में डीन के ऑफिस में एक लड़की सिर झुकाए खड़ी थी। डीन गुस्से से भरा हुआ अपने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए दांत भींचकर बोला, मिस अंशा शर्मा, क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे लॉकर में सड़े अंडे और टमाटर क्या कर रहे थे? अंशा ने भोला सा चेहरा बनाकर मासूमियत से कहा, मुझे क्या पता सर, शायद वो पार्टी कर रहे होंगे। डीन का गुस्सा और बढ़ गया। ये मजाक का वक्त नहीं है, सीधे सवाल का जवाब दो। अंशा ने लापरवाही से कंधे उचकाए। आप कॉलेज के डीन हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि पता करें कौन इतना लापरवाह है कि अपने सड़े अंडे और टमाटर मेरे लॉकर में रखकर भाग गया। वैसे सर, आप अपने लॉकर की भी जांच कर लें, क्या पता उसमें कोई सड़ी हुई बिरयानी रख गया हो। डीन ने सिर पकड़ लिया और गहरी सांस लेते हुए पानी का गिलास उठाया। फिर खुद को संभालते हुए बोला, मुझे सब पता है मिस अंशा, ये तुम्हारा प्लान था ताकि आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट का स्वागत सड़े अंडे और टमाटर से किया जा सके। अंशा ने मुंह बनाते हुए कहा, सर, अगर मुझे किसी पर सड़े अंडे फेंकने का इतना ही शौक होता तो मैं उन डांसर्स पर फेंकती जो हर बार एक ही पुराने गानों पर डांस करके हमें कोमा में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। डीन का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। बस बहुत हुआ मिस अंशा शर्मा, तुम्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है, अब फौरन यहाँ से निकलो। अंशा रुआंसी होकर ऑफिस से बाहर निकली और बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, ये कैसा डीन है, बिना किसी गलती के मुझे 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, गंजा कहीं का। अंशा रोते रोते कैंटीन में पहुंची। वहाँ उसके दोस्त सैंडविच खा रहे थे। उसने खाली कुर्सी पर बैठते हुए एक सैंडविच उठाया और मुंह लटकाकर बोली, डीन ने मुझे 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। ये सुनते ही उसके दोस्तों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। मधु ने तुरंत पूछा, पर क्यों? अंशा ने पूरी कहानी सुना दी। विकी ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, यार, ये किसी की साजिश है। तेरे खिलाफ कौन हो सकता है? नीति ने उंगलियों पर गिनते हुए कहा, तुम्हारे दुश्मन तो बहुत सारे हैं, उनमें से कौन हो सकता है? तभी पीछे से आवाज आई, मेरे होते हुए कोई मेरी अंशा को परेशान कैसे कर सकता है?
ये हक तो सिर्फ मेरा है। चारों दोस्तों ने पीछे पलटकर देखा। एक हैंडसम लड़का खड़ा था, गोरा रंग, लंबी चौड़ी बॉडी और महंगी ब्रांडेड जैकेट। उसे देखकर अंशा ने गुस्से में कहा, शशांक अरोड़ा, तुम्हें मुझे कॉलेज से निकलवा कर क्या मिला? शशांक, जो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था, अंशा की चेयर के सामने बैठते हुए मुस्कुराया। याद है, वैलेंटाइन डे पर तुमने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया था। अब इसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मान जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी और भी मुश्किल कर दूंगा। नीति ने गुस्से में शशांक को डांटा। भाई, जब वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती तो क्यों पीछे पड़े हो? शशांक ने उसे झिड़कते हुए कहा। तुम छोटी बहन हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे काम में टांग अड़ाओ। फिर शशांक अंशा के कंधा कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम 2 कौड़ी की लड़की खुद को क्या समझती हो? खूबसूरत हो तो राजकुमारी बनने का सपना मत देखो। अंशा ने अपना कंधा छुड़ाते हुए ठंडे अंदाज में कहा, मेरे पास इतना पैसा है कि जिंदगी भर बैठकर खा सकती हूँ। दिखावा करना तुम्हारी फितरत है, मेरी नहीं। और हाँ, दिल्ली वालों से पंगा लेने से पहले सोच लेना, वरना सिर फोड़ने की नौबत आ जाएगी। शशांक ने गुस्से में उसकी कमर पकड़ ली। तभी कैंटीन में एक लड़की भागती हुई आई और चिल्लाई, गर्ल्स, एशिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर मिस्टर विक्रांत ओबेरॉय आ गए हैं। सभी लड़कियां वहां से भागकर विक्रांत को देखने चली गईं। शशांक, जो गुस्से में पागल हो रहा था, अंशा को घूरते हुए बोला, तुम्हें तो मैं अपने बिस्तर तक लाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। अंशा ने उसे घूर कर देखा और वॉशरूम की तरफ चली गई। कॉलेज का वॉशरूम सुनसान था। अंशा अंदर आई, वो इरिटेट दिख रही थी। उसने अपना बैग बेंच पर रखा और वॉश बेसिन के पास जाकर पानी का नल खोला। ठंडे पानी से अपने चेहरे पर छींटे मारी। उफ, बस सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। पानी रोकने के बाद उसने मिरर में अपना चेहरा देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें रुक गईं। शीशे में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की शांत खड़ी थी, लेकिन उसके सिर से खून बह रहा था। उसकी आंखें स्थिर थीं और चेहरा सफेद। सबसे अजीब बात थी उसका ऑरा, एक चमक जो किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया की लग रही थी। अंशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। डर और घबराहट से उसके पैर वहीं जम गए। ये कौन है? उसने कांपते हुए कहा। लड़की ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसका इशारा ऐसा था जैसे वो अंशा को अपनी ओर बुला रही हो। नहीं, ये क्या हो रहा है? अंशा बड़बड़ाई। उसकी आवाज डर से भारी हो चुकी थी। आखिर मुझे ही ये आत्माएं क्यों दिखती हैं? वो लड़की कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें अंशा को घूर रही थीं। डर के मारे अंशा का गला सूख गया। अचानक जैसे ही लड़की एक कदम आगे बढ़ी, अंशा ने जोर से चीख मारी और वहां से भाग खड़ी हुई। अंशा तेजी से भाग रही थी। कॉलेज का कॉरिडोर सुनसान और हल्की हल्की हवा से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। पीछे वो आत्मा सफेद साया बनकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अंशा ने पीछे मुड़कर देखा और डर के मारे उसका पैर मुड़ गया। वह जोर से चीखी और फर्श पर गिर पड़ी। दर्द के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। आत्मा उसके पास आकर रुक गई। उसका साया और पास आता गया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ फिर अंशा की ओर बढ़ाया, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अंशा ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी दूर से उसके दोस्तों की आवाजें सुनाई दी। अंशा, तू यहाँ है? फंक्शन शुरू हो गया है। विकी की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। आत्मा ने उनकी ओर देखा और पल भर में गायब हो गई। विकी ने अंशा को फर्श पर पड़े देखा और मजाकिया अंदाज में बोला, यार, यहाँ क्यों बैठी है? अंशा ने विकी का हाथ पकड़कर खुद को उठाया। नीति ने चिंतित होकर पूछा, तू ठीक है ना? चोट तो नहीं लगी? अंशा ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। मधु ने अंशा का हाथ खींचते हुए कहा, अरे अब जल्दी चल, फंक्शन शुरू हो चुका है। अंशा ने पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह दोस्तों के साथ चली गई। पीछे छूटे कॉरिडोर में आत्मा फिर प्रकट हुई और उसे जाते हुए घूरते हुए बोली, अंशा। कॉलेज में आज चैरिटी फंक्शन चल रहा था। ऑडिटोरियम स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से भरा हुआ था। माहौल में उत्साह था। हर कोई इस दिन का महीनों से इंतजार कर रहा था। फंक्शन की शुरुआत हो चुकी थी और कुछ परफॉर्मेंस पहले ही हो चुकी थीं। वहीं ऑडिटोरियम के सबसे आगे की रो में कॉलेज के डीन के साथ फंक्शन का चीफ गेस्ट विक्रांत ओबेरॉय बैठा था। विक्रांत शहर का जाना माना बिजनेसमैन और अपने सख्त रवैये के लिए फेमस था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और फंक्शन में उसकी दिलचस्पी नाम मात्र थी। वह अपने फोन में बिजी था,
डीन उससे कॉलेज की अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों का विक्रांत पर कोई असर नहीं हो रहा था। विक्रांत फॉर्मामा निभाने के लिए वहाँ मौजूद था। तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट हुई, अब पेश है हमारी स्टूडेंट अंशा का परफॉर्मेंस। ये सुनते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। बैकस्टेज से अंशा मुस्कुराते हुए स्टेज पर आई। हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस पहने उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी चमक थी। उसने माइक पकड़ा और धीरे से बोलना शुरू किया, यह गाना मैं अपने सभी दोस्तों और टीचर्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ। और फिर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी मधुर और मीठी थी कि ऑडिटोरियम में मौजूद हर कोई चुपचाप सुनने लगा। वहीं विक्रांत, जो अब तक अपने फोन में व्यस्त था, जैसे ही उसने पहली बार अंशा की आवाज सुनी, उसके हाथ रुक गए। उसने धीरे से सिर उठाकर स्टेज की तरफ देखा। स्टेज पर खड़ी अंशा की हरी आंखें और उसका मासूम चेहरा जैसे किसी जादू का असर कर रहे थे। विक्रांत की नजरें उससे हट नहीं पा रही थीं। यह पहली बार था जब उसके दिल ने कुछ महसूस किया, लेकिन अंशा का ध्यान सिर्फ गाने पर नहीं था। उसकी नजरें बार बार विक्रांत के पीछे जा रही थीं। उसने वही आत्मा देखी थी जिसे वह कुछ देर पहले कॉलेज के वॉशरूम में देख चुकी थी। वह आत्मा विक्रांत के पीछे खड़ी थी और अंशा उसे अनदेखा करने की कोशिश करते हुए अपना गाना गा रही थी। स्टूडेंट्स धीरे धीरे अंशा के गाने के साथ गुनगुनाने लगे और आखिर में जब उसने गाना खत्म किया तो ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। फंक्शन की सारी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद डीन स्टेज पर आए और उन्होंने लंबा भाषण दिया। अंत में उन्होंने विक्रांत को स्टेज पर बुलाया। मैं विनर्स की घोषणा के लिए हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर विक्रांत इनवाइट करना चाहूंगा। विक्रांत भारी कदमों से स्टेज पर आया और एक एनवेलोप खोला और इस साल के बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का विनर है निष्ठा। ऑडिटोरियम में तालियां बजीं, लेकिन अंशा के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। बैकस्टेज खड़ी अंशा की दोस्त मधु फुसफुसाई, यार ये तो खुली चीटिंग है। तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था, ये शशांक की गर्लफ्रेंड निष्ठा कैसे जीत सकती है। अंशा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों से बहते आंसू विक्रांत ने देखे। स्टेज से जाते जाते उसकी नजर अंशा पर पड़ी। उसकी हरी आंखों में आंसू देखकर विक्रांत के अंदर कुछ टूट सा गया। यह पहली बार था जब उसे किसी लड़की के आंसू देखना अच्छा नहीं लगा। विक्रांत बिना कुछ कहे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करके अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ऑडिटोरियम से निकल गया, लेकिन जाते जाते वह बार बार उस लड़की के चेहरे को याद करता रहा जिसकी आवाज और आंखों ने पहली बार उसके पत्थर दिल को हिला दिया था। विक्रांत ऑडिटोरियम से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ रहा था। मौसम अचानक खुशनुमा हो गया था। ठंडी हवा चलने लगी और हवाओं में एक अजीब सी ताजगी थी। विक्रांत अपनी कार के पास पहुंचने ही वाला था कि पीछे से एक धीमी लेकिन प्यारी आवाज आई, मिस्टर चीफ गेस्ट प्लीज रुकिए। विक्रांत रुक गया और पलट कर देखा। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। लंबे रेशमी बाल जो हवाओं के साथ लहराते हुए उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। उसकी आंखें हल्की नम थीं और वह तेजी से उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी। यह लड़की और कोई नहीं, अंशा थी। विक्रांत उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूजन में था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। जैसे ही अंशा उसके पास पहुंची, उसके बॉडीगार्ड रंजीत और जावेद ने उसे रोक लिया। अंशा ने उनकी तरफ मासूमियत भरी मुस्कान के साथ देखा और बेहद क्यूट अंदाज में बोली, प्लीज लेट मी स्पीक टू मिस्टर चीफ गेस्ट। अंशा की बात सुनते ही विक्रांत की भौहें हल्की सी चढ़ गईं। उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए ठंडी आवाज में पूछा, व्हाट? अंशा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ अपनी जीभ दांतों के नीचे दबाई और बोली, सॉरी, मैं चीफ गेस्ट कहना चाह रही थी, लेकिन सुबह नाश्ते में ब्रेड के साथ मक्खन खाया था तो जीभ फिसल गई। विक्रांत उसकी इस मासूमियत को चुपचाप देखता रहा। फिर अंशा ने अपना बैग खोला और उसमें से एक फोन निकालते हुए कहा, ये आपका मोबाइल फोन ऑडिटोरियम के काउच पर रह गया था, मैं सोची कि आपको दे दूं। इससे पहले कि अंशा उसे फोन पकड़ाती, रंजीत ने झट से फोन ले लिया, लेकिन विक्रांत की नजरें अब भी अंशा पर टिकी थीं। वह बस उसे देख रहा था, जैसे उसकी हर हरकत को समझने की कोशिश कर रहा हो। फोन देकर अंशा जाने लगी, लेकिन तभी विक्रांत की ठंडी आवाज ने उसे रोक लिया। Why are you crying? अंशा पलटी। उसकी आंखों में अब भी नमी थी। वह रोते हुए बोली, मिस्टर चीफ गेस्ट, आपसे क्या छिपाऊं? किसी ने मेरे लॉकर में सड़े अंडे और टमाटर रख दिए थे और डीन ने बिना मेरी बात सुने मुझे कसूरवार ठहराकर 15 दिनों के लिए कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया। सच में डीन तो इंसान की शक्ल में गधे हैं।
कोई भी उन्हें बेवकूफ बना सकता है। विक्रांत ने अपने सूट की जेब से एक सफेद रुमाल निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए ठंडी आवाज में कहा, मिस, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, इन्हें पोंछ लो। अंशा ने रुमाल लेते हुए मासूमियत भरी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू मिस्टर चीफ गेस्ट। उस वक्त वह इतनी प्यारी लग रही थी कि विक्रांत का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस किया। अंशा की मासूमियत, उसकी बातें और उसकी खूबसूरती ने जैसे इस पत्थर दिल इंसान पर कोई जादू कर दिया था। उधर विक्रांत के बॉडीगार्ड्स भी हैरान थे। वे विक्रांत को किसी लड़की से इस तरह बात करते पहली बार देख रहे थे। विक्रांत हमेशा लड़कियों से दूरी बनाकर रखता था, लेकिन आज इस मासूम लड़की ने उसे कुछ अलग ही बना दिया था। अंशा ने डीन की कुछ और शिकायतें की, फिर हल्का सा मुस्कान देकर वहां से जाने लगी, लेकिन विक्रांत वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके बाल अब भी हवा में उड़ रहे थे और वह किसी परी जैसी लग रही थी। जब तक अंशा उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई, विक्रांत वहीं खड़ा रहा। फिर उसने लंबी सांस ली, अपनी कार में जाकर आराम से बैठ गया। आंखें बंद करते ही उसका दिमाग अंशा के मासूम चेहरे की तरफ चला गया। उसकी बातें, उसकी मुस्कान और उसकी मासूमियत ने विक्रांत के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी थी। विक्रांत ने अपने सीने पर हाथ रखा और मन ही मन मुस्कुराया। यह लड़की क्या चीज है, उसने खुद से कहा। कॉलेज का ग्राउंड शाम के वक्त हल्की हलचल में था। ठंडी हवा के झोंकों के बीच अंशा अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड के एक कोने में बेंच पर बैठी थी, लेकिन बाकी सबके हंसने खेलने के बावजूद अंशा के चेहरे पर अजीब सा डर था। उसकी निगाहें ग्राउंड के कोने में ठहरी हुई थीं, जहां वह किसी को घूर रही थी। तभी विकी, जो उसके ठीक बगल में बैठा था, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अबे वहां क्या देख रही है इतनी ध्यान से? अंशा ने एक झटके में उसकी ओर देखा, फिर धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, वहां एक लड़की की आत्मा खड़ी है, खून से लथपथ। उसकी बात सुनकर उसके तीनों दोस्त सहम गए। नीति, जो हमेशा से भूत प्रेत की बातों से डरती थी, कांपते हुए बोली, यार मजाक मत कर, तुझे पता है ना, मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। लेकिन अंशा का चेहरा गंभीर था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो मेरी सोचो, बचपन से मुझे आत्माएं दिखती हैं, मेरा क्या हाल होता होगा? मधु, जो हमेशा तर्कशील रहने की कोशिश करती थी, डरते हुए बोली, अब ये आत्मा तुझसे क्या चाहती है? अंशा ने आत्मा की ओर देखते हुए जवाब दिया, पता नहीं, आज सुबह यह मुझे वॉशरूम के शीशे में दिखी थी और जब मेरा परफॉर्मेंस था तब मैंने इसे चीफ गेस्ट मिस्टर विक्रांत ओबरॉय के पीछे खड़ा देखा था। नीति ने उसके इस रहस्य से भरे बयान पर गहरी सांस लेते हुए कहा, मतलब परफॉर्मेंस के दौरान तू मिस्टर ओबरॉय को नहीं, उस आत्मा को घूर रही थी? और मेरे उस झल कुकड़े भाई शशांक ने जलन में आकर फर्स्ट पोजीशन अपनी गर्लफ्रेंड को दिलवा दी? विकी गुस्से से बोला, यानी प्रोग्राम में अंशा का हक मारा गया। टीन ने शशांक की बात कैसे मान ली? ये तो गलत हुआ अंशा के साथ। नीति बेचारी चुप थी। उसका भाई शशांक उसकी भी नहीं सुनता था। उसकी बात सुनकर अंशा की आंखें भर आईं। वह रोते हुए बोली, देखना नीति, तेरे उस कमीने भाई की शादी किसी भूतनी से करवाऊंगी, फिर देखती हूँ वह सुहाग रात कैसे मनाएगा। नीति ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत और हल्की सी शरारत आई। वो तुरंत अंशा के पास जाकर बोली, अंशा, अगर मेरा भाई तेरे मूड की ऐसी की तैसी करके गया है तो मैं इसे ठीक करने की जिम्मेदारी लेती हूँ। अंशा ने अपनी भौहें चढ़ाई और बोली, ओह, और वो कैसे? नीति ने मुस्कुराते हुए अनाउंसमेंट की, आज हम सब पिकनिक पर जाएंगे, जुहू बीच, और वहाँ जाकर पेट भर के खाएंगे, चाहे चाट हो, पानी पूरी हो या पाव भाजी। और हाँ, एंजॉय तो तुझसे जबरदस्ती करवाऊंगी। यह सुनकर विकी और मधु ने तुरंत ताली मारी। वाह नीति, तूने तो प्लान ही मस्त बनाया है। अंशा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है चलो, वैसे भी यहाँ बैठे बैठे तो मैं और चिढ़ जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ ओबेरॉय इंडस्ट्रीज मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच ओबेरॉय इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग अपनी शान में सबसे अलग थी। विक्रांत अपने कैबिन की मिरर विंडो के पास खड़ा था। उसके हाथ में वाइन का गिलास था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी आंखों में अंशा की तस्वीरें तैर रही थीं। अपने ख्यालों से खुद को बाहर निकालते हुए उसने पीछे खड़े रंजीत को देखा। फिर विक्रांत कोल्ड वॉइस में बोला, रंजीत, उस लड़की की पूरी डिटेल रात तक मुझे चाहिए। रंजीत समझ गया कि यहाँ बात किसकी हो रही है। वह सिर झुकाकर बोला,
जी बॉस कहता हुआ चला गया। वही दूसरी तरफ अंशा और उसके दोस्त जुहू बीच पहुंच गए। वहां की हलचल, लहरों की आवाज और स्ट्रीट फूड के खुशबू ने सभी का मूड बना दिया। मधु ने कहा सबसे पहले पानी पूरी खाते हैं, और चारों पानी पूरी की ठेली के पास पहुंच गए। पानी पूरी का मजा लेते हुए अचानक एक तीखी मिर्च ने सभी के आंसू निकल दिए। विकी ने छटपटाते हुए कहा, भाई ये पानी में मिर्च डालने के पहले हमें बता तो देते। अंशा ने हंसते हुए कहा, तू क्या सोचता था हलवा मिलेगा? उसी समय अंशा की नजर एक लड़के पर पड़ी जो अपनी गर्लफ्रेंड को पानी की बोतल से पानी पिला रहा था। अंशा ने झट से वो बोतल छीन ली और बोली, भैया ये जिंदगी और मौत का मामला है। बिना रुके उसने पानी की आधी बोतल पी ली और बाकी अपने दोस्तों को थमा दी। लड़का हक्का बक्का रह गया और गुस्से में उन्हें घूरने लगा। विकी ने उसकी ओर देखकर कहा, भाई चिंता मत कर, तेरा बदला तू ले सकता है। लेकिन बाद में चारों खिलखिलाते हुए वहां से भाग गए। फिर चारों ने पानी में छलांग लगाई। लहरें उनके पांवों से टकरा रही थीं और चारों बच्चे बनकर खेल रहे थे। अंशा ने बाल्टी में रेत भरकर विकी पर डाल दी। विकी ने चिढ़कर कहा, अंशा तेरा हिसाब बीच पर ही बराबर करूंगा। अंशा ने लहरों के साथ खेलते हुए कहा, पता है यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे सारी टेंशन बह गई। नीति ने मुस्कुराकर कहा, तो मैंने सही कहा था ना, मूड ठीक करने का तरीका मेरे पास है। मधु ने मस्ती में कहा, और पेट फटने तक खाना, वो भी अभी बाकी है। चारों दोस्त यूं ही एंजॉय करते रहे और फिर लौट गए। वहीं दूसरी तरफ रात के करीब 10 बजे विक्रांत अपने बचपन के दोस्त और पीए डेनिस के साथ वाइन के मजे ले रहा था। ओबेरॉय विला के आलीशान बार में आराम से बैठे हुए डेनिस ने एक मुस्कान के साथ पूछा, यार मेरी किस्मत में भाभी है या नहीं? क्या मैं बिना चाचू बने मर जाऊंगा? विक्रांत ने अपनी तीखी नजरों से उसे घूरा। तभी रंजीत दरवाजे पर दस्तक देता है। आ जाओ, विक्रांत ने कहा। रंजीत ने सिर झुकाए हुए फाइल विक्रांत को दी। सर, ये उस लड़की की जानकारी है। विक्रांत ने फाइल लेते हुए ठंडे स्वर में कहा, वह लड़की तुम्हारी लेडी बॉस है। अगली बार ऐसा एड्रेस मत करना। रंजीत की आंखें चौड़ी हो गईं। वह सॉरी बॉस कहकर फाइल देकर चला गया। विक्रांत ने फाइल खोली। सामने अंशा की तस्वीर लगी थी जिसमें उसने फनी फेस बनाया हुआ था। फाइल पढ़ते हुए विक्रांत के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अंशा शर्मा, उम्र 20 साल, 3rd ईयर स्टूडेंट, सपना अपना रेस्टोरेंट खोलना। वह तस्वीर को देखता रहा और बुदबुदाया, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगा मिस अंशा शर्मा। डेनिस ने फाइल में झांका और हैरानी से पूछा, यार ये लड़की कौन है? विक्रांत की मुस्कान और गहरी हो गई। फ्यूचर मिसेज अंशा विक्रांत ओबेरॉय डेनिस को मानो 440 वोल्ट का झटका लगा। उसने हैरानी से कहा, तू जो अब तक लड़कियों से दूर भागता रहा, प्यार जैसी चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता था, ये लड़की एक दिन में ऐसा क्या जादू कर गई? डेनिस अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। उसने हंसते हुए कहा, चल इस खुशी में एक एक और गिलास वाइन और हो जाए। उधर कॉलेज के हॉस्टल में अंशा और उसकी रूममेट मधु अपने अपने बेड पर लेटी थीं। कमरे की हल्की रोशनी में दोनों बातें कर रही थीं। अचानक अंशा रोने लगी। वह सुबकते हुए बोली, मधु अब मैं 15 दिन अपने प्रिंस चार्मिंग को देखे बिना कैसे रहूंगी? मैं डीन और शशांक को श्राप देती हूँ कि दोनों गटर में गिरें और उनकी टांग टूट जाए। मधु ने उसके पास आकर उसे शांत करने की कोशिश की। अरे पागल, तेरे उस चश्मिश प्रिंस चार्मिंग पर कोई लड़की तो क्या, कोई गद्दी भी ध्यान नहीं देगी। अंशा ने नाराज होकर कहा, मुझे उसकी सादगी पसंद है। वह गुस्सैल और घमंडी लड़कों की तरह नहीं है, वह सबसे अलग है। मधु ने चुटकी ली। हे भगवान, इस लड़की को अकल दो। कॉलेज की बदसूरत लड़कियां भी उस चश्मिश को नहीं देखती और तू उसके साथ शादी के सपने देख रही है। अंशा ने हंसते हुए पिलो उठाया और मधु को मारने लगी। कुछ ही देर में दोनों की पिलो फाइट शुरू हो गई और कमरे में हंसी की आवाज गूंज उठी। कॉलेज हॉस्टल में रात का सन्नाटा था। अंशा और मधु दोनों सहेलियां अपने कमरे में पिलो फाइट करते करते हंसते हंसते लौटपोट हो रही थीं। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और वार्डन मैम अंदर आईं। उनके हाथ में हमेशा की तरह लंबा डंडा था जिसे उन्होंने दरवाजे पर ठोकते हुए गरजती आवाज में कहा, गर्ल्स चुपचाप सो जाओ, और अगर नींद नहीं आ रही है तो हॉस्टल के किचन में बर्तनों का ढेर है, उन्हें धोकर अपना टाइम पास कर लो। उनकी आवाज सुनकर दोनों सहेलियां ठिठक गईं। तुरंत अपने अपने बिस्तर पर बैठ गईं। मैम हम तो सोने ही वाले थे, अंशा ने जम्हाई लेते हुए कहा। वार्डन ने घूरा, फिर दरवाजा बंद करके चली गई। उनके जाते ही मधु ने लंबी सांस लेते हुए कहा,
यार अंशा, सो जा। अगर पिछली बार की तरह देर तक जागे तो फिर से हमें ट्रक भर बर्तन धोने पड़ेंगे। अंशा ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम देखना, एक दिन मैं इस मोटी वार्डन का बैंड बजाऊंगी। इसके बाद उसने दरवाजा लॉक किया, लाइट ऑन ऑफ की और दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सोने की कोशिश की। करीब 2 बजे का वक्त था। पूरा हॉस्टल गहरी नींद में डूबा था। अचानक एक लड़की के रोने की आवाज ने अंशा को जगा दिया। उसने घबराकर इधर उधर देखा। मधु अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। आवाज बाथरूम की तरफ से आ रही थी। डरते डरते अंशा ने कमरे से बाहर झांक कर देखा, कुछ नहीं था। फिर उसने हिम्मत जुटाकर बाथरूम की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने धीरे से उसे खोला और लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट ऑन हुई, उसने बाथरूम के कोने में किसी को खड़े देखा। वही आत्मा जिसे उसने आज सुबह कॉलेज वॉशरूम और विक्रांत के पीछे खड़े देखा था। आत्मा का चेहरा बुझा हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। आत्मा ने रोते हुए कहा, प्लीज मेरी मदद करो। अंशा का दिल डर से धक धक करने लगा। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। फिर भी उसने कांपती आवाज में पूछा, कैसी मदद चाहिए? आत्मा की आवाज गहरी और डरावनी हो गई। उसने कहा, मुझे मेरे कातिल को ढूंढने में मदद करो। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं इस धरती से मुक्त नहीं हो सकती। यह सुनकर अंशा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके कहा, लेकिन ये तो पुलिस का काम है, मैं क्या कर सकती हूँ? आत्मा ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी दोस्त मधु को भुगतना पड़ेगा। अंशा कुछ बोल पाती, इससे पहले आत्मा गायब हो गई। डरी सहमी अंशा अपने कमरे में वापस आई। वह मधु के पास बैठी सोच में पड़ गई। ये क्या मुसीबत है? अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति कमरे में मौजूद हो। तभी मधु ने करवट बदली और वो अजीब तरीके से शिवर करने लगी। अंशा ने उसे झकझोरा, मधु! मधु का शरीर अकड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके चेहरे पर अजीब से दर्द के भाव थे। अंशा ने घबराते हुए कहा, छोड़ दो उसे। क्या कर रही हो? कमरे में फिर वही डरावनी आवाज गूंजी, मैंने कहा था मेरी मदद करो। अगर तुमने मना किया तो इसका खामियाजा तुम्हारी दोस्त मधु को भुगतना पड़ेगा। मधु का शरीर हवा में उठने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति से लड़ रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, प्लीज उसे छोड़ दो, अंशा ने लगभग रोते हुए कहा। आत्मा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, याद रखना, अब तुम्हारे हर कदम पर मेरी नजर है। इतना कहकर वह गायब हो गई। कमरे का तापमान नॉर्मल हो गया और मधु का शरीर वापस बिस्तर पर गिर गया। अंशा ने मधु को हिलाकर जगाया। मधु, तुम ठीक हो? उसने पूछा। मधु ने आंखें खोलकर थकी हुई आवाज में कहा, मुझे अजीब सा सपना आया, कोई मुझे खींच रहा था। अंशा मधु के गले लगकर बोली, तुम सो जाओ, सब ठीक हो गया। मधु गहरी नींद में थी, इसीलिए जल्दी फिर से सो गई। पर अंशा की आंखों से नींद कहीं गायब हो गई थी। सुबह के 6 बज रहे थे। अलार्म की कर्कश आवाज से अंशा की नींद खुली। उसने अलार्म बंद किया और आंखें मलते हुए बिस्तर पर बैठ गई। पास ही सो रही मधु ने रजाई सिर तक खींच ली और बड़बड़ाई, यार सुबह सुबह क्यों उठ रही हो? आज हॉलीडे है, हॉलीडे सोने के लिए बना है। अंशा मुस्कुराई, मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रही हूँ आलसी, उसने मजाक करते हुए कहा और बिस्तर से कूद पड़ी। जल्दी जल्दी तैयार होकर वह बाहर निकल आई। ठंडी हवाओं और चारों ओर बिखरी ताजगी ने उसका मूड एकदम फ्रेश कर दिया। सड़कें खाली थीं, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वॉक करते करते उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ आ पहुंची है। अचानक उसने देखा कि सामने एक शानदार बीच है। ओह, ये तो काफी सुंदर जगह है, उसने खुद से कहा। वह पानी के करीब जाकर खड़ी हो गई। समुद्र की लहरें उसके पैरों को छू रही थीं और ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। तभी पीछे से एक क्यूट पर रौबदार आवाज आई, हाउ डेयर यू। अंशा चौंक कर पलटी। उसने देखा कि एक छोटा प्यारा डॉग और एक शाही दिखने वाली बिल्ली उसकी ओर गुस्से से देख रहे थे। डॉग ने भौंकते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्राइवेट बीच पर आने की? यह सुनकर अंशा पहले तो हैरान हुई, फिर हंस पड़ी। ओहो, सुबह सुबह ये कौन से सपने में फंस गई हूँ, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। डॉग गुस्से से उसकी ओर बढ़ा, ये सपना नहीं है समझी, मैं हूँ पेप्सी ओबरॉय, इस बीच का असली मालिक। हाँ, इससे पहले कि अंशा कुछ कह पाती, बिल्ली ने अपनी लंबी पूंछ घुमाते हुए कहा, सड़क छाप लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारा मजाक उड़ाओ।
अब बारी थी अंशा की। उसने कमर पर हाथ रखकर तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं और सड़क छाप? अच्छा तो तुम कौन हो? शहर की सबसे अमीर बिल्ली? बिल्ली ने घमंड से सिर उठाया और बोली, बिल्कुल सही समझा, मेरे डैडी एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। मैं हूँ सैंडी ओबरॉय। ये सुनकर अंशा की हंसी छूट गई। वह पेट पकड़कर हंसते हुए बोली, वाह क्या बात है, तुम तो सच में बड़े दिलचस्प कार्टून हो। सैंडी ने गुस्से में पंजा उठाते हुए कहा, सड़क छाप लड़की, आज तेरी खैर नहीं। और फिर सैंडी अंशा पर झपट पड़ी। पेप्सी ने भी अंशा को घेर लिया, लेकिन अंशा ने फुर्ती से उन दोनों नन्हे फाइटर्स को पकड़ लिया और सख्त आवाज में बोली, आई हेट डॉग्स एंड कैट्स। अब तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी जो जिंदगी भर याद रहेगा। फिर क्या था, अंशा दोनों को पकड़कर बीच के बाहर ले आई। रास्ते में उसकी नजर सड़क पर घूमती हुई मुंशी पार्टी की गाड़ी पर पड़ी, जो आवारा जानवरों को पकड़ने का काम करती थी। अंशा ने मन ही मन सोचा, बस इन्हें तो इनका असली ठिकाना दिलवाती हूँ, और गाड़ी के पास जाकर कहा, भैया ये दोनों बड़े शैतान हैं, इन्हें भी पकड़ लो। मुंशी पार्टी के कर्मचारी ने डॉग और कैट को देखा। उनके गले में डायमंड के कॉलर देखकर वे ठिठक गए। दूसरे कर्मचारी ने कहा, ये तो किसी अमीर घर के लगते हैं। लेकिन अंशा मासूम चेहरा बनाकर बोली, अरे नहीं भैया, इनके मालिक इन्हें मेरी आंखों के सामने कार से फेंक गए, अब ये सड़क के ही हैं। मुंशी पार्टी के कर्मचारियों ने उन्हें गाड़ी में डाल दिया। पेप्सी ने गुस्से में कहा, सड़क छाप लड़की, तुमने पेप्सी ओबरॉय से पंगा लिया है, इसका अंजाम बुरा होगा। सैंडी ने भी तिरछी नजरों से घूरते हुए कहा, मेरे डैडी से बचकर रहना, वो तुम्हारी बैंड बजा देंगे। गाड़ी उन्हें लेकर चली गई और अंशा खुशी से खिलखिलाने लगी, बड़े आए थे मुझे सड़क छाप बोलने वाले, अब पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। अभी वह हंस ही रही थी कि पीछे से किसी की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, दो लोग, एक नैनी और एक बॉडीगार्ड, पेप्सी और सैंडी को ढूंढते हुए वहीं आ रहे थे। ओफो, अब यहाँ से खिसकना पड़ेगा। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और पास की गली में छुप गई। पेप्सी और सैंडी की नैनी ने चिंता जताई, अगर मिस्टर ओबरॉय को पता चला बेबीज गायब हो गए तो वो हमारी जान ले लेंगे। ये सुनकर अंशा की हंसी फिर से छूट गई। वह गली के दूसरी ओर से चुपके से भाग निकली और सोचने लगी, आज का मॉर्निंग वॉक तो बड़ा मजेदार था। सुबह की हल्की ठंड और कोहरे के बीच अंशा अपनी मॉर्निंग वॉक खत्म करके कमरे में दाखिल हुई। उसने दरवाजा धीरे से खोला और अपनी फ्रेंड मधु की ओर देखा, जो गहरी नींद में थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मधु के पास बैठी परछाई पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तुम फिर आ गई? अंशा घबराई हुई आवाज में बोली। उसकी आवाज से मधु की नींद में कोई खलल नहीं पड़ा। वो वैसे ही खर्राटे भरती रही। आत्मा ने अपनी ठंडी डरावनी आंखों से अंशा को घूरते हुए कहा, तुमने मेरी मदद करने के लिए हाँ कहा था, अब कब करोगी? अंशा ने हलक से एक गहरी सांस भरी और खुद को शांत करने की कोशिश की। सुनो, मैंने मदद का वादा किया है, लेकिन तुम मुझे इस तरह डराओगी तो कैसे होगा? उसने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। आत्मा ने एक पल को उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, तो फिर बताओ मेरी मदद कब करोगी? अंशा ने अपनी हिम्मत जुटाई और बोली, जब तक मुझे तुम्हारी कहानी नहीं पता होगी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आत्मा ने थोड़ी देर चुप रहकर अंशा को देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, ठीक है, सुनो मेरी कहानी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। खिड़की से आती हल्की हवा के साथ आत्मा की आवाज गूंजने लगी। मैं तुम्हारी ही तरह एक आम लड़की थी, खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन फिर। आत्मा की आवाज में दर्द झलकने लगा। अंशा ने चुपचाप कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, अच्छा, सब आराम से बताओ, मैं सुन रही हूँ। आत्मा ने अपनी कहानी शुरू की और अंशा के चेहरे पर डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल गया। मैं रोज फर्नांडिस हूँ। ये 1 महीने पहले की बात है। ऑन ऑफिस से छुट्टी के बाद मैं पार्किंग एरिया में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी, जब किसी ने पीछे से मुझे कई गोलियां मारी। मैं वहीं मौके पर मर गई। मुझे नहीं पता कि मुझे किसने मारा और क्यों मारा। पुलिस भी अब तक मेरा केस सुलझा नहीं पाई। मुझे मुक्ति चाहिए और वो तभी मिलेगी जब मैं अपने कातिल को सजा दिलवा सकूं। अंशा ने आत्मा की पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी। अंशा ने आत्मा की ओर देखकर कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बस शावर लेकर रेडी होती हूँ। अंशा बाथरूम में चली गई। पानी की बूंदें जब उसके लंबे घने बालों पर गिरती तो मानो हर बूंद उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती। शावर से निकलकर उसने लाल रंग का क्रॉप टॉप और सफेद जीन्स पहनी, जो
जो उसके परफेक्ट फिगर को और भी आकर्षक बना रहा था। पैरों में स्नीकर्स डालते हुए उसने अपने खुले बालों को झटका दिया। आईने में खुद को देखकर स्माइल करते हुए बोली, चलो अब काम पर लगते हैं। आत्मा, जो बाथरूम के बाहर खड़ी होकर अंशा का इंतजार कर रही थी, उसने अंशा को देखा और हल्के स्वर में कहा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। अंशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थैंक यू, लेकिन अभी खूबसूरती की तारीफ करने का समय नहीं है, हमें तुम्हारे कातिल तक पहुंचना है। अंशा टैक्सी लेकर आत्मा के ऑफिस की ओर निकल पड़ी। कुछ एक घंटे बाद टैक्सी जब आत्मा के ऑफिस के सामने रुकी, अंशा ने टैक्सी से बाहर कदम रखा। उसने ऑफिस की बड़ी सी चमचमाती बिल्डिंग को देखा और ऊपर लगे नाम को पढ़ा, ओबेरॉय इंडस्ट्री। फिर उसने आत्मा की ओर देखा, तो ये है तुम्हारा ऑफिस। आत्मा ने सिर हिलाया और दोनों आगे बढ़ी। अंशा ने गेट पर पहुंचकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने हाथ से रुकने का इशारा करते हुए कहा, मैडम, स्ट्रेंजर को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अंशा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? गार्ड ने कड़क आवाज में कहा, मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अंशा ने उसकी बात सुनकर आत्मा की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाई, लगता है ये हमारा पहला चैलेंज है। आत्मा ने निराश होकर अंशा की तरफ देखा। अंशा ने आत्मा की ओर झुककर कहा, चलो कैफे चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर कुछ और सोचा जाएगा। दोनों पास के एक छोटे कैफे में पहुंची। अदन्नर का माहौल हल्का और शांत था। अंशा ने एक टेबल पर बैठकर मेन्यू उठाया और वेटर को बुलाया। चाय और समोसे, उसने ऑर्डर दिया। आत्मा ने अंशा से कहा, तुम्हें बहुत भूख लगी है क्या? हाँ, वैसे भी खाली पेट दिमाग ठीक से काम नहीं करता, अंशा ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। जब तक वेटर उनका ऑर्डर लाता, वहाँ बैठे कई लड़कों की नजरें बार बार अंशा पर टिक रही थीं। उसकी हरी तितली जैसी आंखों और खूबसूरत चेहरे ने उनका ध्यान खींच लिया था। आत्मा ने भी ये नोटिस किया। आत्मा ने शांत आवाज में अंशा से पूछा, ये लड़के तुम्हें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अंशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद मेरी हरी आंखों की वजह से। वैसे मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आज हम तुम्हारे कातिल का पता लगा लेंगे और फिर मैं 15 दिनों के लिए लद्दाख घूमने जाती, पर अब क्या करूं? आत्मा गहरी सांस लेकर बोली, सॉरी। अंशा ने आत्मा की ओर देखकर कहा, मुझे सॉरी मत बोलो, मुझे रास्ता बताओ, अब हमें करना क्या है? कुछ पल सोचने के बाद आत्मा ने कहा, तुम ओबेरॉय इंडस्ट्री में जॉब करोगी तो चीजें आसान हो जाएंगी, वहां से मेरे कातिल तक पहुंच पाना मुमकिन होगा। अंशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये आइडिया मस्त है। इतने में वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया। उसने चाय और समोसे टेबल पर रखते हुए कहा, मैम, आपकी हरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल तितली जैसी। अंशा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। अंशा ने मासूमियत के साथ आत्मा से पूछा, तुम समोसे खाओगी? आत्मा ने सीधा जवाब दिया, आत्माएं समोसे नहीं खा सकती। अंशा ने हंसते हुए कहा, ओह, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे हिस्से का समोसा भी मुझे खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सुबह से भूखी हूँ। कुछ ही देर में अंशा ने छाया और समोसे खत्म कर लिए। इसके बाद वह ओबेरॉय इंडस्ट्री में जाइनब के बारे में पता करने के लिए तैयार हो गई। तुम यहीं रुको, मैं पता करके आती हूँ, आत्मा ने जवाब दिया। ठीक है। कुछ घंटों बाद अंशा ने जॉब के इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया और अगले दिन वह इंटरव्यू देने पहुंची। अपने कॉन्फिडेंस और टैलेंट के बल पर अंशा को फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई। ऑफिस में अंशा का पहला दिन थोड़ा अजीब था। वह हर कोने पर ध्यान देती, हर फाइल को गौर से देखती और हर कॉलीग पर नजर रखती। उसे यकीन था कि रोज का कातिल यहीं कहीं है। अंशा ने खुद से कहा, अब बस सही समय का इंतजार है, और वो अपने मिशन पर जुट गई। अंशा को ओबेरॉय इंडस्ट्रीज में जॉब करते हुए 3 दिन बीत चुके थे। अंशा लंच टाइम और ऑफिस के बाकी टाइम में भी अपने कॉलीग से रोज के मर्डर के बारे में पूछताछ करती, लेकिन हर बार उसकी बातें अनसुनी कर दी जाती। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि या तो लोग जानबूझकर बात नहीं करना चाहते या फिर सच में उन्हें कुछ नहीं पता। इसी तरह 2 दिन और बीत गए। उस दिन अंशा अपने डेस्क पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी कि उसने महसूस किया कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने नजरें घुमाई तो देखा कि विभू नाम का एक लड़का उसे चोरी चोरी घूर रहा था। लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प बात ये थी कि विभू की गर्लफ्रेंड दीपिका ये सब देख रही थी। दीपिका के चेहरे पर साफ जलन झलक रही थी। आखिर जब से अंशा ने ऑफिस ज्वाइन किया था, लगभग हर लड़का उसी की ओर देखता रहता था। दीपिका को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि अब कुछ करना ही होगा। एक प्लेन बनाकर वह अंशा के पास गई।
अपने हाथ में कुछ फाइलें लिए हुए वह मुस्कुराते हुए बोली, यार अंशा, ये कुछ जरूरी फाइलें हैं जिन पर बाइन्स के साइन चाहिए। अगर तुम ये काम कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे और भी काम करने हैं। अंशा ने ज्यादा सोचे बिना फाइलें ले ली। दीपिका ने फिर मुस्कुराकर कहा, वैसे बाइन्स का केबिन 51st फ्लोर पर है, और हाँ, तुम उनकी प्राइवेट लिफ्ट से ही जाना, दूसरी लिफ्ट खराब है। दीपिका की बात मानते हुए अंशा फाइल लेकर विक्रांत की प्राइवेट लिफ्ट से 51st फ्लोर पर पहुंच गई। अंशा को नहीं पता था कि प्राइवेट लिफ्ट सिर्फ विक्रांत और उसके करीबी लोगों के लिए थी। बिना विक्रांत की परमिशन के उसके फ्लोर पर जाने वाले को ऑफिस से बाहर कर दिया जाता था। जब अंशा लिफ्ट से बाहर निकली तो देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही केबिन था, विक्रांत का। उसने केबिन के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ज्यादा सोचे बिना वह दरवाजा खोलकर केबिन के अंदर चली गई। विक्रांत उस वक्त किसी मीटिंग में था। केबिन का नजारा देखकर अंशा की आंखें फटी रह गईं। हर चीज लग्जूरियस थी। उसने उत्सुकता के कारण वहां की चीजों को छू कर देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर एक और दरवाजे पर पड़ी। वो उसे खोलकर अंदर चली गई। ये विक्रांत का प्राइवेट रूम था। अंदर एक किंग साइज बेड, काउच, मिनी बार और उस रूम में तमाम लग्जरी चीजें मौजूद थीं। उसे यह सब देखकर हैरानी हो रही थी। अंशा खुद से ही बोल पड़ी, बॉस तो बहुत अमीर लगते हैं, लेकिन ये बेड ऑफिस में क्यों है? खैर, मुझे क्या, मुझे फाइल साइन करवाने बाद में आना चाहिए। तभी अंशा के फोन में नोटिफिकेशन आई। उसने देखा कि फोन स्क्रीन पर उसके मॉम डैड की फोटो थी और साथ लिखा था, हैप्पी एनिवर्सरी मॉम डैड। अचानक अंशा की हरी आंखें भर आईं। उसके मॉम डैड का सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और वह इस दर्द को भुला नहीं पाई थी। अंशा बेड पर बैठकर अपने फोन में पुराने फैमिली वीडियो देखने लगी और वह फूट फूट कर रोने लगी। दर्द जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने मिनी बार से रेड वाइन की एक बोतल निकाली और पीने लगी। 2 घंटे बाद विक्रांत अपने केबिन में लौटा। उसने देखा कि प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाकर उसने पाया कि एक लड़की उसके बेड पर उसकी तरफ पीठ करके सोई हुई है। गुस्से से उसका खून खौलने लगा। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड रंजीत को फोन किया, लेकिन फोन पर कुछ बोलने से पहले उस लड़की ने करवट ली। अब उसका चेहरा विक्रांत को साफ दिखाई दे रहा था। ये अंशा थी। उसे देखकर विक्रांत ने फोन पर ठंडी आवाज में कहा, रंजीत, मुझे कुछ घंटे कोई डिस्टर्ब न करे। फोन काटकर विक्रांत मुस्कुराया। उसने देखा कि अंशा गहरी नींद में है। उसकी ड्रेस थोड़ी ऊपर खिसकी हुई थी और उसके गोरे पैर दिख रहे थे। विक्रांत ने धीमे से उसके करीब आकर उसके कान में कहा, सोते हुए भी तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो। अगर मैं अपनी हद पार कर दूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। विक्रांत ने हल्के से उसके होठों पर किस किया और उसकी ड्रेस ठीक की। तभी उसकी नजर अंशा के आईडी कार्ड पर पड़ी। वह समझ गया कि अंशा उसकी ही ऑफिस में काम करती है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। अंशा दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। उसकी ड्रेस फिर से ऊपर खिसक गई। इस बार विक्रांत खुद को रोक नहीं पाया। उसने अंशा के पैरों पर हल्के हल्के उंगलियां फेरी और कहा, जिस दिन से तुम्हें देखा है उसी दिन से तुम्हें पाना चाहता हूँ। विक्रांत ने उसकी पैरों पर किस करना शुरू कर दिया। उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही थीं, जबकि अंशा नशे में बेखबर सो रही थी। अंशा कमरे के बिस्तर पर गहरी नींद में थी, लेकिन विक्रांत का चेहरा उसके करीब था। उसके होठों की हल्की छुअन ने उसे बेचैन करना शुरू कर दिया था। विक्रांत की नजरें उसकी मासूमियत पर टिकी थीं और उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। विक्रांत खुद को रोक नहीं सका। उसने धीरे धीरे उसकी थाई पर अपने होठों का स्पर्श किया और हल्की बाइट करते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें गहरी हो गईं। जैसे ही उसने थोड़ा ऊपर की ओर कदम बढ़ाया, अंशा की आंखें धीमे धीमे खुलने लगी। कौन? उसने हल्के नशे में लड़खड़ाती आवाज में पूछा। विक्रांत ने उसे शांत करने की कोशिश की। श्श, सब ठीक है, बस सो जाओ। लेकिन अंशा का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी झुकी पलकों के नीचे कुछ हलचल थी, लेकिन नशे में होने के कारण उसे कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था। विक्रांत ने उसके माथे पर हल्का चुंबन दिया और उसकी थाई से ऊपर बढ़ते हुए उसका चेहरा ध्यान से देखा। कमरे में एक पल के लिए बस दोनों की गहरी सांसों की आवाज थी, लेकिन तभी विक्रांत का फोन बज उठा। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया। उसने दोबारा अंशा की तरफ झुकते हुए उसकी थाई पर हल्की बाइट ली। अचानक अंशा ने मचलते हुए हल्के से अपना सिर हिलाया। फोन लगातार बज रहा था। आखिरकार
विक्रांत झुंझलाते हुए उठा और खिड़की के पास जाकर कॉल रिसीव की। हाँ, उसकी आवाज सख्त थी। दूसरी तरफ से डेनिस की आवाज आई, विक्रांत, चंगेज खान हमारे कब्जे में है। विक्रांत की आंखें गहरी हो गईं। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, उसे फार्म हाउस ले आओ, मैं वहीं आता हूँ। फोन रखते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। अंशा बिस्तर पर उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़खड़ा रही थी। उसकी हालत देखकर विक्रांत ने गहरी सांस ली। तुम्हें ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा, वह बड़बड़ाया। विक्रांत ने उसे गोद में उठाया और कार की तरफ बढ़ा। कार में बैठते ही अंशा ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए आंखें खोलने की कोशिश की। तुम कौन हो? उसने धीमे और मासूमियत भरे आवाज में पूछा। विक्रांत ने तिरछी मुस्कान की और ड्राइवर की तरफ इशारा करके पार्टीशन ऑन करने को कहा। मैं तुम्हारा हबी, उसने तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा। अंशा ने नशे में लड़खड़ाते हुए कहा, मेरी तो शादी ही नहीं हुई, फिर तुम मेरे हबी कैसे हुए? विक्रांत ने उसकी हरी आंखों में देखते हुए रौबदार आवाज में कहा, बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है, और वो भी मुझसे। अंशा ने मासूमियत भरी आवाज में कहा, तुम बहुत हैंडसम हो, मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हें तो किसी खूबसूरत लड़की से शादी करनी चाहिए। विक्रांत ने उसकी मासूमियत पर हल्की हंसी दी। तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मुझे कहाँ मिलेगी? अंशा शर्माते हुए उसके सीने में अपना छोटा सा चेहरा छुपा लिया। विक्रांत ने अंशा के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें पता है हमारे बच्चे भी बहुत प्यारे होंगे। अंशा ने धीमे से कहा, हबी, मैं गाना सुनाऊं? सुनाओ। विक्रांत ने उसके बालों को सहलाते हुए जवाब दिया। अंशा ने शराब और शराबियों पर कुछ पुराने गाने गुनगुनाए, जिसे सुनकर विक्रांत मुस्कुराने लगा। विक्रांत की मुस्कान में ऐसा जादू था कि अंशा का दिल उसकी धड़कनों से भी तेज दौड़ने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे क्या हो रहा है। उसकी नजरें बार बार विक्रांत के चेहरे पर टिक जा रही थीं। कुछ सोचते हुए अंशा अपनी सीट से उठी और अचानक ही विक्रांत की गोद में आकर बैठ गई। विक्रांत उसकी इस हरकत से चौंक गया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही अंशा ने अपने नरम होंठ उसके सख्त होंठों पर रख दिए। विक्रांत की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। अंशा का ये पहला किस था। उसको किस करना नहीं आता था और उसे पता नहीं था कि ठीक से किस कैसे किया जाता है। उसकी मासूमियत में उसने विक्रांत के होंठों को मानो किसी लॉलीपॉप की तरह चूसना शुरू कर दिया। विक्रांत के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने अंशा की कमर को थामा और उसे अपने और करीब खींच लिया। उसकी उंगलियां अंशा की पीठ पर हल्के हल्के फिसलने लगीं, जैसे उसे सुकून देना चाहती हो। फिर विक्रांत ने अंशा होंठों पर अपना पूरा हक जताना शुरू किया। उसका किस पहले सॉफ्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो वाइल्ड हो गया। विक्रांत की उंगलियां अंशा के बालों में उलझ गईं और दूसरी उसके पीठ पर। अंशा को इस किस का गहराई से अनुभव हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। विक्रांत ने तुरंत उसकी ये बेचैनी महसूस की और उसके होंठों को छोड़ दिया। दोनों ही लंबी लंबी सांसें लेने लगे। ये क्या था? अंशा ने विक्रांत के चेहरे की ओर देखते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर शरारत थी। विक्रांत ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि ये हमारा पहला और सबसे यादगार पल था। अंशा ने धीरे धीरे अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। अंशा ने नशे में कहा, पता है तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। और कुछ ही पलों में अंशा विक्रांत की बाहों में गहरी नींद में सो गई। विक्रांत ने उसके बालों को सहलाते हुए एक लंबी सांस ली और मुस्कुरा दिया। पागल लड़की, उसने धीरे से कहा। फार्म हाउस पहुंचते ही विक्रांत ने उसे गोद में उठाया। सभी सर्वेंट ये नजारा देखकर हैरान रह गए। विक्रांत को किसी की परवाह नहीं की। सीधे अपने कमरे में जाकर उसने अंशा को बिस्तर पर लिटाकर ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए उसके माथे पर हल्की किसकी और कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। सीढ़ियों से उतरते हुए वह सोच रहा था, इस